नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड ये क्लास है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड ये क्लास है। इसके अलावा इस क्लास को वो लोग भी ले सकते हैं जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को टोटल 40 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। बढ़िया क्वेश्चन होंगे, आप लोग देख करके ये कहेंगे कि हाँ अच्छे थे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसे लगे आपके क्वेश्चन। और अगर इसकी डिटेल में क्लास चाहिए, थ्योरेटिकल क्लास चाहिए, तो आप लोग इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए जो क्लास होगी उसके लिए, फर्स्ट ग्रेड जियोग्राफी के लिए आपको सारा प्लान समझा दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है, कि कितने का क्या प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी का, एक मिनट, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है। देखो सबसे पहली बात, पृथ्वी पूर्ण रूप से गोला नहीं है, परिपूर्ण गोला नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है, घूर्णन करती है, जिसकी वजह से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में एक बल्ज बाहर की तरफ निकलता है, एक उभार बाहर की तरफ निकलता है, और ध्रुवों पर से ये थोड़ी सी चपटी हो जाती है, जिसके लिए जो जोग्राफर्स हैं, साइंटिस्ट लोग हैं जो पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने एक इसके लिए एक अलग ही शब्द का विकास किया है। इन्होंने कहा है कि पृथ्वी का जो आकार है वो है लध्वक्ष गोलाभ। कैसा है? लध्वक्ष गोलाभ। ये जो वर्ड है जिसे हम ओबलेट स्फेरॉइड कह देते हैं, ये जो वर्ड है वो स्पेशली पृथ्वी के आकार के लिए, पृथ्वी की शेप के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पृथ्वी क्या है, परफेक्ट स्फेयर या परिपूर्ण गोला नहीं है, इसलिए पृथ्वी के आकार को, जो कि भूमध्य रेखा पर तो बाहर की तरफ निकली हुई है और पोलर एरियाज में थोड़ी सी चपटी है, जिसकी वजह से इसका आकार गोलाब ये कहा जाता है, लध्वक्ष गोलाब कहा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है वो पूर्ण गोला नहीं है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, बल्कि यह ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है, और भूमध्य रेखा पर ये कैसी है, उभरी हुई है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, और घूर्णन से उत्पन्न जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब हम कह सकते हैं अपसारी जो बल है, इस अपसारी बल की वजह से भूमध्य रेखीय भाग जो है उसको, ये पृथ्वी जो घूर्णन है वो भूमध्य रेखीय भाग को बाहर की ओर धकेलता है, जिसकी वजह से इक्वेटोरियल जो रेडियस है, भूमध्य रेखीय जो मैं कहूँ त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब सेंटर से परिधि की तरफ जो त्रिज्या है वो 6373 किलोमीटर है, 6373 किलोमीटर है। और वहीं अगर मैं बात करूं केंद्र से जो ध्रुवों तक की जो त्रिज्या है वो आपको मिलेगी 6357, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 6357 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से जो पृथ्वी का जो आकार है, जो शेप है, वो परफेक्ट स्फेरॉइड या फिर मैं कहूँ कि परफेक्ट गोला नहीं है। इसकी जो आकार है वह ओबलेट स्फेरॉइड है। कैसा है? ओबलेट स्फेरॉइड है। क्यों? क्योंकि लगभग 21 किलोमीटर ज़्यादा रेडियस का फर्क हमें भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है इसके घूर्णन के कारण, जिसकी वजह से इसका जो आकार है वो दीर्घ वृत्ताकार चपटा गोला कहा जाता है, या फिर मैं कहूँ लध्वक्ष गोलाभ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लध्वक्ष गोलाभ इसकी जो आकृति है वो कही जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यह आकार भूगोल, मानचित्रण और उपग्रह गणनाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पृथ्वी की सटीक माप और दूरी निर्धारण का आधार होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ पर है, भूमध्य रेखा को कहा जाता है, हमारी जो भूमध्य रेखा है उसे किस और नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे अर्थ पर जब हम बात करते हैं अक्षांशों की, अक्षांश वृत्तों की, तो सबसे बड़ा जो अक्षांश वृत्त है वो भूमध्य रेखा पर ही हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो अक्षांश वृत्त है वो हमें भूमध्य रेखा पर ही देखने को मिलता है। इसके बाद में जो अक्षांश वृत्त है उनका आकार छोटा होता चला जाता है और ध्रुव पर जाते जाते ये इतना छोटा हो जाता है कि ध्रुव जो होता है वहां पर जाते जाते ये क्या हो जाता है, एक सिंगल पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा को हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा को वृहत व्रत भी कहा जाता है। हिंदी में भूमध्य रेखा को वृहत व्रत भी कहा जाता है, यानी कि ग्रेट सर्कल भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी की सबसे बड़ी समानांतर रेखा है। समानांतर का मतलब होता है जो लैटिट्यूड होते हैं वो एक दूसरे से कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं। जैसे जो देशांतर होते हैं वो ध्रुवों पर जाकर के मिल जाते हैं, लेकिन जो अक्षांश होते हैं वो कभी भी आपस में नहीं मिलते, इसलिए अक्षांशों को क्या कहा जाता है, समानांतर या समांतर रेखाएं कहा जाता है। तो सबसे बड़ी जो समांतर रेखा है वो क्या कौन सी है, भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये सबसे बड़ी जो समांतर रेखा है जिसे हम वृहद व्रत कहते हैं। इसके ऊपर वाला पार्ट तो कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला कहलाता है साउथ हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ये विभाजित करते हैं, इसे हम ग्रेट सर्कल कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है और पृथ्वी की परिधि को समान रूप से विभाजित करती है। जो परिधि आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है इसको समान रूप से इधर उत्तर की तरफ और इधर साउथ की तरफ ये समान रूप से इसको विभाजित करती है। बाकी सभी अक्षांश रेखाएं जो है वो इससे छोटी होती है क्योंकि वो केंद्र से नहीं गुजरती है। केवल ये अकेली अक्षांश रेखा ऐसी है जो केंद्र से गुजरती है। बाकी जो अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहें, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहें, यहाँ पर हम 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहें, ये कोई भी अक्षांश रेखा केंद्र से नहीं गुजरती है, केवल और केवल भूमध्य रेखा ही केंद्र से गुजरती है। ठीक है, इसलिए सबसे वृहद व्रत कौन सा हुआ, भूमध्य रेखा हुआ। बाकी जो व्रत हैं वो वृहद व्रत से छोटे हैं, यानी कि स्मॉल सर्कल्स कहलाते हैं। ग्रेट सर्कल की सबसे खास बात यह है कि यह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी दर्शाता है। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो दर्शाता है वृहत व्रत, ध्यान रखना। इसीलिए जब भी सागर के थ्रू यानी कि ओशन के जो रूट होते हैं सी रूट होते हैं जहाँ से समुद्रों से व्यापार किया जाता है, वो ग्रेट सर्कल को फॉलो करते हुए चलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेट सर्कल को जब फॉलो करते हुए जहाज जाते हैं वो न्यूनतम दूरी तय करते हैं, मतलब सबसे कम दूरी तय करते हुए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं इस ग्रेट सर्कल को फॉलो करते हुए। तो ध्यान रखना, ग्रेट सर्कल जो है वो पृथ्वी पर दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाता है, ध्यान रखना। इसीलिए नौवहन हवाई और नौवहन नेविगेशन मार्ग इसी पर आधारित होते हैं। ध्यान रखना, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हवाई और नेविगेशन नौवहन मार्ग किस पर आधारित होते हैं, तो वो ग्रेट सर्कल पर आधारित होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? सिंपल सी बात है, पृथ्वी पर सूर्य उदय जो होता है वो सबसे पहले पूर्व दिशा में होता है, यानी कि पूर्व दिशा वाला जो पार्ट है वो सबसे पहले पृथ्वी के समक्ष आता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ सूर्य, यहाँ पर मैंने बना दिया सूर्य। अब ये है पृथ्वी, पृथ्वी का ये वाला पार्ट है इधर, जैसे मान लो ये है लंदन, यहाँ पर मैंने लिख दिया लंदन, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब लंदन का जो लंदन के ऊपर सूर्य को चमकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको घूमना पड़ेगा, यानी कि ये वाला जो लंदन वाला पार्ट है वो यहाँ पर इसके सामने आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सामने आने के लिए पृथ्वी का जो घूर्णन है वो इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो घूम करके इस तरफ आना चाहिए, तब जाकर के लंदन में सूर्य उदय होगा। ठीक है, मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। किस तरफ से किस तरफ घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगी। पश्चिम से जब पूर्व की तरफ घूमती है तो पूर्व वाला पार्ट सबसे पहले सूर्य के सामने आता है और सबसे पहले उदय पूर्व वाले पार्ट में ही होता है। तो ध्यान रखना, हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। सिंपल सी अगर मैं बात कहूँ आपको दो शब्द की, ये
घड़ी की दिशा में घूमती है या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है? तो ध्यान रखना ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूर्णन करती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसी कारण हमें सूर्य पूर्व में उदित होता हुआ, यानी कि राइज इन द वेस्ट, राइज इन द ईस्ट, और पश्चिम में अस्त, सेट्स इन द वेस्ट होता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी को एक बार पूर्ण घूर्णन करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। एक घूर्णन पूरा करने में कितना घंटा लगता है? 24 घंटे। अगर आपको फैक्ट्स चाहिए तो आप ये देख सकते हो कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाने लगे हैं। इस घूर्णन से दिन और रात का क्रम बनता है, ध्यान रखना। जब पृथ्वी का पार्ट या पृथ्वी का कोई हिस्सा सूर्य के समक्ष आ जाता है तो वहां पर हो जाता है दिन, और पृथ्वी के उस भाग के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में रात होती है। जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है, इस सूर्य के समक्ष जो पृथ्वी वाला ये भाग है तो यहाँ पर होगा दिन, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर होगी रात, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है वो डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, और किरणें जो है वो घूमकर तो जाने से रही, क्योंकि किरणें जो है सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, यह घूर्णन ध्रुवों से होकर गुजरने वाले अक्ष के चारों ओर होता है। ध्रुवों से गुजरता है ये अक्ष, अक्ष का मतलब ये देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये अक्ष गुजरता है। ठीक है, और इसी एक्सिस पर हमारी जो अर्थ है वो घूर्णन करती है, और इसी एक्सिस पर, इसी अक्ष पर हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्यान रखना, अपने पथ पर 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है। ठीक है, ये 66.5 डिग्री का ये कोण हो गया यहाँ पर, लेकिन अपने एक्सिस पर ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री एंगल पर। ओके, ये चीज ध्यान रखना। अपने पथ पर, यानी कि जिस पथ पर ये चलती है उस पथ पर तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये ध्यान रखना। और ये जो बीच वाली लाइन है इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि इस वाले पार्ट में होगा दिन और इस वाले पार्ट में होगा रात। ठीक है, आगे चलिए। पृथ्वी की जो ये दिशा है वो हर ग्रहणीय गति यानी एपरेंट मोशन से प्रभावित, एपरेंट मोशन को प्रभावित किया, जैसे आकाशीय पिंडों का पश्चिम से पूर्व की ओर दिखाई देना। जैसे आप लोगों ने देखा है कि शाम को और सुबह को जो पिंड होते हैं ना वो अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। कभी कभार तो चांद हमें इधर दिखाई देता है रात को होती ही, और सुबह इधर उग जाता है। कभी कभार हमें रात को चांद इधर से निकलता है, कभी इधर से हमें दिखाई देता है। तो ये जो मूवमेंट है, एपरेंट मोशन जो है, उसकी वजह से हमें आकाशीय पिंड जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर दिखाई देते हैं। कभी तो हमें पश्चिम की ओर दिखाई देते हैं, कभी हमें पूर्व की ओर दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लो शाम के टाइम पर आपको पश्चिम के अंदर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो वहीं सूर्य सुबह के टाइम पर वो कैसे, किस तरफ दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाई देगा। कहाँ पर? पूर्व में हमें दिखाई देगा। तो पश्चिम से पूर्व की ओर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, यदि पृथ्वी विपरीत दिशा में घूमती तो सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा जो क्या है उल्टी हो जाती है, मतलब सूर्य पश्चिम की ओर उगता और सूर्यास्त पूर्व की तरफ उगता, अगर ये दिशा विपरीत होती तो। लेकिन हमें पता है पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, तो बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और ये जो गति है, इस गति को हम रोटेशन ऑफ द अर्थ कहते हैं, और यह पृथ्वी की समय गणना, जलवायु और ऊर्जा वितरण का सबसे मूल आधार है। तीसरा प्रश्न, सॉरी चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन में 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? जब पृथ्वी घूम जाती है, जब पृथ्वी घूमती है, एक सर्कल पूरा कर लेती है, मतलब एक घूर्णन पूरा कर लेती है, और एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। सिंपल सी बात है, पृथ्वी को जो है वो कई लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी पर कई लॉन्गिट्यूड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये आपस में मिल जाते हैं और भूमध्य रेखा पर सबसे दूर होते हैं। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो ये सारे के सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, या फिर मैं कहूँ देशांतर जो है, वो सब के सब एक बार में पूरा घूम जाते हैं। मतलब 360 डिग्री
360 देशांतर पार हो जाते हैं 24 घंटे में। ठीक है, तो 360 जो देशांतर है यानी कि पृथ्वी घूमने में 24 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पर भी 360 जो घूर्णन है, 360 डिग्री जो घूर्णन होगा वो भी कितने घंटे में होगा, 24 घंटे में। वैसे कितना था, अभी हमने यहाँ पर देखा था 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है और उसे घूमने में टाइम जो लगता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है, जिसे साइडरियल डे कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर आपके सामने ये आता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड को हम कौन सा दिन कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइडरियल डे यानी कि नक्षत्र दिवस। और अगर आपको कहे कि 24 घंटे को हम कौन सा दिन कहते हैं, यानी कि सूर्य के सापेक्ष रिलेटिव टू द सन, तो उसे हम कहेंगे सोलर डे, जो कि 24 घंटे का होता है। ध्यान रखना, सौर दिवस 24 घंटे का होता है और साइडरियल यानी कि नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। यही 24 घंटे हमारे दैनिक समय का आधार होते हैं। इस घूर्णन से पृथ्वी के विभिन्न भागों में दिन होता है, रात होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, प्रत्येक घंटे में पृथ्वी लगभग 15 डिग्री को पार करती है। मतलब अगर मैं बात करूं 360 को 24 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पर आएगा 15, मतलब प्रत्येक घंटे में पृथ्वी जो है वो 15 देशांतर तक घूम जाती है और टोटल देशांतर है 360। तो 360 को घूमने में टोटल समय लगता है 24 घंटे, एक घंटे में 15 देशांतर। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि 1 डिग्री घूमने में लगभग कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। एक घंटे में 15 लग रहा है तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 15 चौके 60। तो एक देशांतर या 1 डिग्री घूमने में लगने वाला समय कितना है, 4 मिनट है। और एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर तक या 15 देशांतर तक, और 24 घंटे में पूरे 360 देशांतर। यानी कि घूर्णन पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण गतियों में से एक है, जो समय क्षेत्र, टाइम जोन्स, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय और दिन की लंबाई को भी निर्धारित करता है। ठीक है, पांचवा है 1 डिग्री देशांतर में समय का कितना अंतर होता है। अभी हमने देखा था कि 360 देशांतरों में 24 घंटे में तो टोटल कितना हो गया, 15। ठीक है, और 15 डिग्री जो कि 1 घंटे में है, ये 1 मिनट में, यह कि 1 डिग्री में कितना मिनट होगा, 4 मिनट होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसी प्रकार 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है तो एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री प्रति घंटा होगा, यानी कि पृथ्वी हर घंटे 15 डिग्री तक घूमती है। अब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 60/15 बराबर 4 मिनट। ओके, देखिए यहाँ पर 24 घंटे में 360 होती है, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक घंटे में 360/24, तो टोटल कितना आ गया, 15। ठीक है, एक घंटे में 15 डिग्री, तो 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, एक घंटा, यानी कि 60 मिनट लगते हैं। तो 1 मिनट घूमने में कितना टाइम लगेगा, 60/15, 15 चौके 60, यानी कि कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा। ऐसे निकाला जाता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर का अंतर कितना मिनट होगा, 4 मिनट का समय अंतर दर्शाता है। यदि कोई स्थान प्रधान मध्याह्न यानी कि 0 डिग्री के पूर्व में है तो वहाँ का समय आगे होगा, और यदि पश्चिम में है तो पीछे रहेगा। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है जिसे हमने मैप पर दर्शाया है, ये 0 डिग्री है बीचों बीच, तो इसके इधर वाला जो समय होगा वो आगे होगा और इधर वाला जो समय होगा वो पीछे होगा। बस इतना ध्यान रखना। उदाहरण के लिए 15 डिग्री ईस्ट देशांतर पर समय जो होगा वो 1 घंटे होगा, 1 घंटे आगे होगा। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर को पार करता है। जबकि वहीं बात करें 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, तो वो क्या हो जाएगा, 1 घंटा पीछे हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम वाला भाग ये वाला है तो यहाँ पर टाइम पीछे होगा और यहाँ पर आगे होगा। यही नियम जो है वो पृथ्वी के टाइम जोन के निर्धारण का आधार होता है, जिससे पूरे विश्व में समय का वैज्ञानिक समन्वय स्थापित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर है, सिंपल सी बात है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जो फैक्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है, 180 डिग्री
देशांतर पर है। ध्यान रखना, यहाँ पर किसी भी तरीके का ऐसा नहीं आएगा कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है, ऐसा नहीं है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर एक ही देशांतर है, यानी कि आईडीएल अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर पर ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आईडीएल लगभग 180 डिग्री देशांतर के पास स्थित एक काल्पनिक रेखा है जो यह निर्धारित करती है कि किस स्थान पर तिथि बदलेगी। देखो यहाँ पर ये क्यों दे रखा है, काल्पनिक रेखा है, क्योंकि हमें पता है कि पैसिफिक ओशन में यानी कि प्रशांत महासागर में ये बहुत सारी जगहों पर मुड़ी हुई है, तो ये काल्पनिक रेखा ही है। कोई भी देशांतर मुड़ा हुआ थोड़ी ना हो सकता है, वो एक सीधा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आइडियल दे रखी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो कई जगहों पर मुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि पैसिफिक ओशन में बहुत सारी जगह पर इस देशांतर के आड़े में बहुत सारे आइलैंड यानी कि द्वीप आते हैं जिनका समय एक ही रहे, उसके लिए उस द्वीप के साइड से होकर के उसे गुजारा जाता है, ताकि एक ही द्वीप पर दो अलग अलग दिन ना हो, दो अलग अलग तिथियां ना हो। ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति इस रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है, जैसे मान लो ये अब की बार मैं यहाँ पर बनाता हूँ पैसिफिक ओशन में 180 डिग्री देशांत, यानी कि इस रेखा को अगर कोई पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन घट जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर सोमवार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, लॉस एट डे, और पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन बढ़ जाता है। अगर कोई इधर से इधर गया तो एक दिन बढ़ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर रविवार है तो वो इधर से इधर चला गया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, उसे सोमवार मिलेगा, तो मानी कि उसका एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, यह रेखा पूरी तरह सीधी नहीं है क्योंकि इसे कुछ द्वीपों और देशों जैसे फिजी, समोआ और अलास्का को विभाजित न करने के लिए जिगजैग बनाया गया है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है यहाँ पर, ये जो है, जब कोई व्यक्ति इस रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन घट जाता है, और पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन बढ़ जाता है। इससे आप कितना सहमत है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ? अगर गलत बता रहा हूँ तो एक बार मुझे करेक्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है गलती हो जाए। चलिए, यह रेखा पूरी तरह सीधी नहीं है क्योंकि इसे कुछ द्वीपों और जैसे फिजी देशों जैसे फिजी, समोआ और अलास्का को विभाजित न करने के लिए जिगजैग बनाया गया। जिगजैग बनाया गया इस तरीके से, इस तरीके से इसे जिगजैग बनाया गया ताकि एक ही क्षेत्र में दो तिथियां ना हो। ठीक है, आइडियल पृथ्वी के प्राइम मेरिडियन के ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। यह वैश्विक समय और तिथि निर्धारण में अत्यंत भूमिका निभाती है। देखो ये जो मैंने प्रश्न पूछा है ना, इसको आप खुद एनालिसिस करोगे ना तब आपको ये समझ में आएगा कि कैसा क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात, ये जो फैक्ट है ना वो तो आपको ध्यान रखना ही है कि अगर पूर्व से पश्चिम गया तो एक दिन घट जाता है, लूज कर जाता है, मतलब उसकी ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है। और पश्चिम से अगर पूर्व की तरफ जाता है तो उसका एक दिन बढ़ जाता है, मतलब उसे एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, और आप एक बार एनालिसिस कीजिएगा और बताइएगा, तब जाकर के चीज़ समझ में आएगी। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? सिंपल सी बात है, हम सबको पता है, 82 डिग्री 30 मिनट, या फिर हम कह सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है वो भारत का मानक समय है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। ओके, यहाँ पर देखिए, भारत का मानक समय जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। यह देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर के पास से गुजरता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि ये नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से, लेकिन ये आप लोग ध्यान रखें मिर्ज़ापुर शहर के पास से गुजरता है। इस देशांतर को चुने जाने का कारण यह था कि देश के लगभग मध्य भाग से गुजरता है और पूरा भारत एक समान समय प्रणाली अपनाए रख सके। ध्यान रखिएगा, किसी भी देश का जो टाइम मेरिडियन है या स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 7 डिग्री 30 मिनट के गुणनफल पर निकाला जाता है। ठीक है, अगर हम 7 डिग्री 30 मिनट को
11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 82 डिग्री 30 मिनट। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ग्रीनविच मीन टाइम में देशांतर लगभग 5 घंटे 30 मिनट आगे, यानी कि अगर हम ग्रीनविच टाइम देखें, यहाँ पर ग्रीनविच टाइम देखें, ये 12 बजे अगर हम यहाँ पर देखें, ये 0 डिग्री मेरिडियन, ये 0 डिग्री क्या है, ग्रीनविच रेखा है। इससे अगर हम यहाँ की बात करें 82.5 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की, तो हमें हमें पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ चलने पर समय आगे होता है और पश्चिम की तरफ चलने पर समय कम होता है। तो हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा है वो इस 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है। कैसे है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं और 15 डिग्री देशांतरों को पार करने में 1 घंटा लगता है। तो यहाँ पर देशांतर कितने हैं, 82.5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 पंजे 15 5, 15 × 5 बराबर कितने होते हैं, 75 होते हैं। 75 और बचे कितने ऊपर, 7.5 बचे, ऊपर कितने बचे, 7.5 बचे, क्योंकि 82.5 में से 75 निकालेंगे तो 7.5 बचेंगे। 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट लेता है, तो यहाँ पर कितनी डिग्री है, 7.5 मिनट है। 7 × 4 = 28, ये हो गया। यहाँ पर मैं बनाता हूँ, देखो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ 7.5 ऊपर के बचे। ठीक है, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 7 × 4 = 28 और 30, यानी कि 1 डिग्री को 4 मिनट लगता है तो आधा डिग्री को 2 मिनट लगता है, तो 2, तो टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। तो 5 घंटे तो ये हो गए, 15 × 5 और 30 मिनट ये हो गए, तो 5.5 घंटे आगे हो गया। ठीक है, अर्थात जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के कितने बजते हैं, 5:30 बजते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि भारत में यह मानक समय नहीं होता तो पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिमी भारत के बीच लगभग कितने घंटे का समय अंतर होता है, 2 घंटे का समय अंतर होता है। क्योंकि हमें पता है जब हम भारत का अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट, ये कितना है, 1 मिनट रुकना, मैं लिखता हूँ यहाँ पर भारत का सॉरी सॉरी 1 मिनट। ये भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये है। ठीक है, तो 97 25 से 68 7 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, लगभग 2 घंटे का समय लगता है। कैसे, देखो 97 25 में से 68 7 निकालो, मैं 97 और 68 यहाँ पर निकालता हूँ, लगभग दे रखा है ये। ठीक है, 17 में से 8 गए तो कितने बचे, 9 बचे, और ये कितना है, 8 में से 6 गए तो 2 बच गए। ठीक है, और अगर इनके अंतर को भी अगर हम देखें तो टोटल लगभग 30 हो जाता है। ठीक है, 15 मिनट में 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो ये कितने डिग्री हो गए, 30 डिग्री हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 2 घंटे हो गए। यानी कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों को अगर हम देखें तो इनमें कितने घंटे का अंतर मिलता है, लगभग 2 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलता है। अगर ये समयानक समय नहीं होता तो ये 2 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलता, और इसी 2 घंटे के अंतर को कंपनसेट करने के लिए हमने भारत के बीचों बीच से एक भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित की, जो है कितनी, 82 डिग्री 30 मिनट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 82 डिग्री 30 मिनट जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 8वां देखिए, यहाँ पर पृथ्वी पर मुख्य समय क्षेत्र, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया, अभी देख लिया। 8वां देखिए, पृथ्वी पर कुल मुख्य समय क्षेत्र कितने हैं। देखो, पृथ्वी को
एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। और 15 डिग्री के अंतराल पर एक समय जोन निर्धारित किया गया है, मतलब टोटल कितने जोन है, 15 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो 360 होते हैं, और 360 को पार करने में कितना समय लगता है, 24। तो हमारी अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी 360 देशांतरों में विभाजित है और एक पूर्ण घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है, इसलिए प्रत्येक घंटे में पृथ्वी लगभग कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। इसी कारण प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर का क्षेत्र एक टाइम जोन माना जाता है। इस प्रकार कुल कितने हैं, 24 मुख्य समय क्षेत्र बनाए गए, प्रत्येक क्षेत्र 1 घंटे का समय अंतर दर्शाता है। ग्रीनविच 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है, ये हमने देख लिया है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि भारत, चीन, रूस अपने भौगोलिक विस्तार या प्रशासनिक सुविधा के अनुसार एक या अधिक समय क्षेत्र अपनाते हैं। भारत एक अपनाता है, चाइना एक अपनाता है, लेकिन रशिया के पास एक से ज्यादा है। समय क्षेत्रों की यह प्रणाली वैश्विक समय समन्वय के लिए 1884 में निर्धारित की गई थी। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखना, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1884 में हुआ था। तब जाकर के ये 24 टाइम जोन का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। नेक्स्ट है 9वें नंबर का, प्रधान मध्याह्न कहाँ से गुजरती है। सिंपल सी बात है, 0 डिग्री मेरिडियन जो है वो प्रधान मध्याह्न रेखा कही जाती है, जो कि कहाँ से गुजरती है, लंदन से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, लंदन से गुजरती है। लंदन के कौन सी जगह से, ग्रीनविच से गुजरती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, हमने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है इसके अंदर वो उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है कि कौन कौन से देशों से ये गुजरती है, ठीक है। प्रधान मध्याह्न एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह ग्रीनविच लंदन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है, ये भी ध्यान रखना। इसी रेखा को विश्व समय मापन, ग्लोबल टाइम मेजरमेंट का आधार माना जाता है। इसी के इधर चलने पर तो समय बढ़ता है और इसी के इधर चलने पर समय घटता है। 1884 में वाशिंगटन में हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में विश्व का प्राइम मेरिडियन घोषित किया गया था। ध्यान रखना, विश्व में प्राइम मेरिडियन कब घोषित किया गया था, 1884 में किया गया था। कहाँ पर, वॉशिंगटन में। किसमें, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में। इसके पूर्व की ओर देशांतरों को पूर्व देशांतर कहा जाता है और पश्चिम की ओर के देशांतरों को पश्चिम देशांतर कहा जाता है। मतलब ये है मैप, ये है 0 डिग्री मेरिडियन, इसके इस तरफ वाले देशांतरों को कहा जाता है पूर्वी देशांतर, इस तरफ वाले देशांतरों को कहा जाता है पश्चिमी देशांतर। ग्रीनविच से समय की गणना की प्रणाली को ग्रीनविच टाइम कहा जाता है। ध्यान रखना, ग्रीनविच से अगर समय गणना किया जाता है उसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, ठीक है। यह प्रणाली पृथ्वी के सभी देशों में मानक समय निर्धारित करने का एक मूल आधार है। इस प्रकार ग्रीनविच पृथ्वी के समय एवं स्थान व्यवस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। 10वां है, पृथ्वी के दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु कौन कौन से हैं। सबको पता है दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु कौन कौन से हैं। एक तो ये रहा उत्तरी ध्रुव, एक है दक्षिणी ध्रुव, पोल्स, प्राकृतिक संदर्भ बिंदु। पृथ्वी के दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। ये दोनों पृथ्वी के ये दोनों बिंदु पृथ्वी के घूर्णन के छोर हैं, जिनके चारों ओर पृथ्वी लगातार घूमती रहती है। ये बिंदु स्थायी हैं, पृथ्वी की अक्षीय दिशा एक्सियल डायरेक्शन को परिभाषित करते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरीके से सभी देशांतर रेखाएं इन्हीं दोनों ध्रुवों से जाकर के मिलती है। इस तरीके से दोनों ध्रुवों में जाकर के सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है, ठीक है, जिससे वे स्थान निर्धारण का प्रमुख आधार बनती है। उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री साउथ होता है। इन बिंदुओं की स्थिति से दिन और रात की लंबाई, सूर्य की ऊंचाई और ऋतुओं का निर्धारण किया जाता है। अर्थात ये ध्रुव पृथ्वी की भौगोलिक संरचना, दिशा निर्धारण और समय गणना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर देखिए अब असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। चलिए, सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती है, सबको पता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी पर होती है। ये सबसे अधिक दूरी पर होती है भूमध्य रेखा पर। और हमें पता है जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं और दक्षिण की तरफ जाते हैं तो अक्षांश वृत्तों का आकार कम होता है, तो इनके बीच की दूरी भी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। और अंततः जाकर के 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण का जो अक्षांश वृत्त है वो एक बिंदु में सीमित हो जाता है। तो ये जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी बिल्कुल कम होकर के उस बिंदु में समाहित हो जाती है, जिसकी वजह से
ये भूमध्य, ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जाकर के मिल जाती है, यानी कि हमारा जो असर्शन और रीजन है वो दोनों सही है। ठीक है, कैसे? ये भी सही है, सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर इनकी सबसे अधिक दूरी है। कई लोग कहेंगे कि ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, लेकिन ध्यान रखना ये स्टेटमेंट जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ किससे है? इस वाले कथन से जुड़ा हुआ है। ये इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हमें पता है भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चले जाएंगे तो अक्षांश वृत्तों की साइज भी कम होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये अक्षांश वृत्त बिल्कुल बिंदु हो जाएंगे। और हमें पता है कि अक्षांश वृत्तों के ऊपर ही देशांतर रेखाएं उनको काटती हुई चलती है, तो अंत में जाकर के वो ध्रुवों पर मिल जाती है। ठीक है, तो दोनों सही है और आर ए का सही कारण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है। चलिए इसको हम देखते हैं। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ती है। सिंपल सी सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखना कि देशांतर रेखाएं उत्तर और दक्षिण को आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, चूंकि वे पृथ्वी के गोल आकार पर खींची जाती है इसलिए वे दोनों ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलती है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा पर वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होती है क्योंकि वहां पृथ्वी का व्यास सबसे बड़ा होता है। यह व्यवस्था पृथ्वी के ओबलेट स्फेरॉइड यानी कि आकार को भी प्रमाणित करते। देशांतर रेखाएं भौगोलिक स्थिति और समय अंतर निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। इसलिए असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12वां, मतलब भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है क्योंकि यह पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है इसीलिए हम ये कह सकते हैं सब दो अक्षांश, मतलब मैं कहूँ कि ये अक्षांश रेखा ऐसी है जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है, और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा ही पृथ्वी को दो समान भागों में बांट सकती है। अगर मैं बात कहूँ कि ये मान लो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, क्या ये दो समान भागों में बांट रही है पृथ्वी को? नहीं बांट रही। या फिर मैं ये कहूँ कि ये मान लो ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, क्या ये दो पृथ्वी को दो समान भागों में बांट रही है? नहीं बांट रही है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, दोनों से यहाँ पर सही है, और उचित कारण भी हमें यहाँ पर दे रखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है क्योंकि यह पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। यह पृथ्वी को दो समान गोलार्धों यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में विभाजित करती है। इसका जो आंसर होगा, देखिए आंसर मैं बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोनों सही है, और आर ए का सही कारण है। आर ए का सही कारण है। ठीक है, इसी कारण इसे 0 डिग्री लेटीट्यूड कहा जाता है। सिंपल सी बात है। और यह एक ग्रेट सर्कल भी हमने पढ़ा। अन्य सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, भी हमने पढ़ा, इसलिए वे स्मॉल सर्कल कहलाते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास अधिकतम होता है, ये भी हमने पढ़ा। यहाँ की दूरी प्रत्येक देशांतर रेखा के बीच सबसे ज्यादा होती है, ये भी हमने पढ़ा। इस प्रकार असर्शन रीजन का उचित कारण है क्योंकि पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने के कारण ही भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहलाती है। 13वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है क्योंकि सूर्य पश्चिम से उदित होता है। क्या ऐसे ही है? सूर्य पश्चिम से उदित होता है? नहीं होता। सूर्य पश्चिम से उदित नहीं होता। यहाँ पर केवल असर्शन सही है, यानी कि ए गलत, सॉरी, ए सही है और आर गलत है। यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वास्तव में पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्वी दिशा में घूमती है, न कि पूर्व से पश्चिम, इसलिए असर्शन गलत है क्योंकि यह पृथ्वी की वास्तविक दिशा को उलटकर बताता है। हालांकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व से उदित और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन यह केवल पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के कारण उत्पन्न दृश्य प्रभाव है। ध्यान रखना, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। ध्यान रखना, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, पृथ्वी घूर्णन करती है, इसकी वजह से हमें यह लगता है कि सूर्य पूर्व से उदित हो रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूर्य और अन्य खगोलीय पिंड पूर्व दिशा में उगते हुए हमें दिखाई देते हैं। यह सिद्धांत पृथ्वी के दैनिक घूर्णन और दिन रात के परिवर्तन को समझने की कुंजी है, इसलिए आर गलत है, जबकि ए गलत दिशाहीकरण असत्य है। सॉरी, जिससे सही उत्तर बी होता है। एक मिनट, इसलिए आर गलत है। एक मिनट रुकिएगा, आर गलत कैसे? हाँ, आर गलत है
और ए पूर्व से पश्चिम घूमती है, सॉरी ये भी गलत है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है, ये भी गलत है। देखो भाई, पश्चिम से पूर्व घूमती है तो ये पूर्व से पश्चिम बता रहा है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी कि दोनों ही गलत है यहाँ पर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो मैं फिर से लिखता हूँ इसको, सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं भी, इसी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है, गलत है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व घूमती है। सूर्य पश्चिम से उदित होता है, नहीं, ये सूर्य पूर्व से उदित होता है, तो दोनों के दोनों क्या है, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे सही उत्तर बी होता है, यहाँ पर बी दे रखा है और यहाँ पर सी दे रखा है, नहीं, यहाँ पर आप करिएगा, उत्तर सी सही है, दोनों ही गलत है। ना ही तो ए सही है और ना ही बी सही है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व घूमती है और यहाँ पूर्व में उदित होता है, ठीक है, सही कर लीजिएगा आप लोग। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने पर दिन बदलता है, यह 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। सबसे पहली बात तो यह है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ है, 180 डिग्री देशांतर, तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने पर दिन बदलता है, तिथि बदलती है, क्या बदलती है, तिथि बदलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर ए का वास्तविक कारण हमें यहाँ पर दे रखा है, दोनों कथन सत्य हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने पर दिन बदलता है, क्यों, क्योंकि यह 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, और 180 डिग्री देशांतर को ही क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हम कहते हैं, तो दोनों सही है। देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन लगभग 180 डिग्री देशांतर के पास स्थित है, तो यह बिंदु है जहां तिथि बदलती है। जब कोई व्यक्ति इस रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन पीछे, मतलब उसे लॉस हो जाता है, और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो उसे एक दिन बढ़ जाता है, मतलब उसे एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। यह रेखा पृथ्वी की घूर्णन और समय क्षेत्र विभाजन की निरंतरता को संतुलित रखने का कार्य करती है। आइडियल पूर्णतः सीधी नहीं है, यह ध्यान रखना, यह है इसे द्वीपों और देशों को विभाजित न करने के लिए थोड़ा जिग जैग इसे डिवाइड किया गया है इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का समय जीएमटी से आगे है, सही बात है, कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे, क्योंकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है पृथ्वी का, हमारे भारत का मानक देशांतर, इसीलिए भारत का समय जीएमटी से आगे है। अगर ये वेस्ट में होता है तो भारत का समय जीएमटी से क्या होता है, पीछे होता है, तो असर्शन रीजन दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। यह देशांतर ग्रीनविच से पूर्व दिशा में स्थित है। पृथ्वी की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व होने के कारण पूर्व दिशा के स्थानों पर समय आगे होता है और पश्चिम दिशा के स्थानों पर समय पीछे होता है। इस प्रकार भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए आगे। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में समय कितना होगा, 5:30 होगा, क्योंकि ये आगे है। यह अंतर पृथ्वी की देशांतर गति रोटेशन के कारण होता है, ठीक है, जो कि प्रति घंटे 15 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है, क्योंकि सभी अक्षांश रेखाएं समान लंबाई की होते हैं, नहीं। देखो, रीजन यहाँ पर गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है तो रीजन तो होगा ही नहीं। सभी अक्षांश समान लंबाई के नहीं होते हैं। सबसे लंबा जो होता है अक्षांश या सबसे बड़ा जो होता है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है, फिर उसके बाद में इन अक्षांशों की लंबाई जो है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी अक्षांश समान लंबाई के नहीं होते हैं, लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो लगभग समान होती है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो दोनों सही है, ये गलत हो गया, दोनों गलत है, ये भी नहीं है।
ए सही है और आर गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी का आकार जो है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है, इसलिए इसकी सतह पर सभी अक्षांश रेखाओं की दूरी समान नहीं होती है। ये कैसे होगा? देखो देशांतरों के बीच की दूरी समान नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें तो दोनों के बीच की दूरी समान होती है, लगभग 111 किलोमीटर कहा जाता है, 111 किलोमीटर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, अगर यहाँ पर डीप में अगर हम जाएं तो ओबलेट स्फेरॉइड इसकी शेप होने के कारण माइनर हमें फर्क देखने को मिलता है। हाँ जी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है। वैसे देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर डीप में इसको कॉन्सेप्चुअली समझा जाए, देखो फर्स्ट ग्रेड के लेवल का अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि माइनर हमें फर्क देखने को यहाँ पर मिलता है। एवरेज जो है वो 111 किलोमीटर बीच की दूरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के आसपास, और जब हम बात करते हैं यहाँ की पोलर एरियाज की, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर ये क्या है, चपटी है। ठीक है, दूरी समान होती है। भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होती है, जबकि ध्रुवों के पास ये कम हो जाती है। इस कारण से अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी धीरे धीरे ध्रुवों की ओर घटती जाती है। यहाँ पर ये गलत दे रखा है, एक मिनट, इसको आप लोग मत पढ़ना। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये वाली जो लाइन है, पृथ्वी का आकार ओबलेट स्फेरॉइड यानी कि दीर्घ वृत्ताकार चपटा गोला लदवक्ष जो गोलाब है, ध्यान से सुनना, इसलिए इसकी सतह पर सभी अक्षांश रेखाओं की दूरी समान नहीं होती। पहली बात तो ये सही है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर दूरी दूरी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी। लेकिन यहाँ पर शायद टाइप करने में दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये अक्षांश की जगह यहाँ पर देशांतर होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते जाते क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। तो यहाँ पर आप अक्षांश ना करके ये देशांतर कर लेना। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होती है, जबकि ध्रुवों के पास यह कम हो जाती है, सही बात है। इसी कारण से देशांतर रेखाओं के बीच, दो देशांतरों के बीच की दूरी धीरे धीरे ध्रुवों की ओर घटती जाती है और ध्रुवों पर जाकर के मिल जाती है। ये सिंपल सी बात, ये ध्यान रखनी है।
इसी प्रकार सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई भी समान नहीं होती। इक्वेटर सबसे बड़ा है और 90 डिग्री सबसे छोटा एक बिंदु है। इक्वेटर जो कि लगभग कितना बड़ा है, 40,075 किलोमीटर। अगर आपको कहे कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि कितनी है, तो आप ये बताना 40,075 किलोमीटर, ठीक है। जबकि ध्रुवों के पास ये छोटी हो जाती है, एक पॉइंट हो जाती है, इसलिए असर्शन और रीजन दोनों गलत है। यहाँ पर असर्शन और रीजन जो दोनों दे रखे हैं वो गलत है। वैसे भी देखा जाए तो ये दोनों क्या है, एक मिनट ये कैसे काम करना बंद कर दिया, दोनों गलत है। माइनर फर्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, एवरेज। और अगर देखो देखा जाता है ना, ध्यान से सुन लेना, कहा जाता है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है, लेकिन डीप में अगर हम पढ़ें तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर से चपटी है, तो 1 से 1.25 किलोमीटर का हमें यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है ध्रुवों पर, ठीक है। इसको हमने कॉन्सेप्ट में डिटेल में पढ़ा है, आप उस क्लास को जाकर के जरूर देखना एक बार। यह अवधारणा पृथ्वी को के आकार और मानचित्र निर्माण के समझने में अत्यंत उपयोगी है। आगे चलते हैं, 17वां नंबर का क्वेश्चन। 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई हर जगह समान होती है। 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई हर जगह समान होती है। पृथ्वी पूर्ण गोला नहीं बल्कि चपटी है। यह तो बात सही है। ये देखो स्टेटमेंट, ऐसे ही स्टेटमेंट आते हैं जिनमें कंफ्यूज हो जाता है इंसान। 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई हर जगह समान होती है। 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई हर जगह समान होती है। चलो इसके बारे में देखते हैं, इसकी डिटेल क्या कहती है। सही रूप से स्पष्ट करता है, फिर भी इसलिए कुछ समान माना जाता है। 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई हर जगह समान होती है। आप लोगों को अगर ये समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मुझे अधूरा अधूरा सा स्टेटमेंट लग रहा है। 1 डिग्री अक्षांश की लगाई लंबाई हर जगह समान होती है, ये थोड़ी ना होता है स्टेटमेंट। आप ये कह सकते हैं कि एक अक्षांश अपनी जगह पर समान लंबाई का होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक अक्षांश पर सभी देशांतरों के बीच की दूरी लगभग समान होती है। लगभग क्या, समान ही होती है। जैसे मान लो ये एक अक्षांश है जिसे हम 1 डिग्री अक्षांश कह देते हैं। इसके ऊपर जितने भी देशांतर होंगे उनके बीच की दूरी क्या होगी, लगभग समान होती है। ये तो समझ में आता है, लेकिन ये स्टेटमेंट अधूरा उन्होंने टाइप कर दिया है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 18वां, सभी देशों का समय एक समान होता है। नहीं, सभी देशों का एक समय एक समान नहीं होता, सबको पता है। क्योंकि हम देखते हैं कि सभी देशों में जो देशांतर है वो अलग अलग होते हैं। सभी अलग अलग देशांतरों पर स्थित होते हैं। समान तो समान कैसे हो सकता है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर है वो समय निर्धारण में काम आता है। पृथ्वी का घूर्णन सभी स्थानों पर समान गति से होता है। ये तो सिंपल सी बात है। पृथ्वी का घूर्णन सभी स्थानों पर समान गति से होता है, नहीं, ये भी गलत है। देखो जब हम बात करते हैं घूर्णन की, तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अलग होगी और ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अलग होगी। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे ज्यादा होती है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और वहीं जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं ये गति क्या होती चली जाती है, धीमी होती चली जाती है, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत हो गए, तो दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पृथ्वी का घूर्णन समान कोणीय गति से होता है, यानी कि यह हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, परंतु इसमें सभी देशों का समय समान नहीं होता है। समय का अंतर देशांतर पर निर्भर करता है, क्योंकि पृथ्वी के हर 15 डिग्री घूमने पर 1 घंटे का समय अंतर होता है। प्रत्येक देश का स्थानीय समय अलग होता है। उदाहरण के लिए लंदन 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे होते हैं, तो भारत में 5:30 बजते हैं। इसी अंतर के कारण ही विभिन्न स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाए गए, इसलिए ए गलत है क्योंकि समय हर जगह समान है। तो और आर भी गलत है क्योंकि समान गति से घूमने के बावजूद समय देशांतर के अनुसार बदलता रहता है। प्लस समान गति नहीं है, भूमध्य रेखा पर गति अलग होती है और भूमध्य रेखा पर गति
और ज़्यादा अलग होती है, भूमध्य रेखा पर धीमे होती है और सॉरी भूमध्य रेखा पर सबसे तेज होती है, इसीलिए तो ये बल्ज बनता है। पृथ्वी भूमध्य रेखा क्षेत्रों में ही बाहर निकली होती है क्योंकि स्पीड सबसे ज़्यादा वहीं पर होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों पर की तरफ जाते हैं तो स्पीड कम होती चली, महसूस होता है इसकी स्पीड कम होती है। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है यहाँ पर। पृथ्वी की घूर्णन दिशा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो यही राइट आंसर है हमारा, वेस्ट टू ईस्ट। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, दो कैसे, बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, इक्वल समान भागों में बांटती है। ठीक है, नेक्स्ट, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, मध्यान रेखा कहा जाता है, प्रधान मध्यान हम यहाँ कह सकते हैं, प्राइम प्राइम मेरिडियन हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, यहाँ पर ये रहा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये हमने पढ़ लिया है सारा पहले। प्रत्येक समय क्षेत्र लगभग, प्रत्येक समय क्षेत्र यानी कि ईच टाइम जोन की बात की गई है, और वो कितनी डिग्री देशांतरों का होता है, 15 देशांतरों का होता है। तो बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। आईएसटी जीएमटी से कितना घंटे आगे है, आईएसटी देखो ग्लोबल मीन टाइम, या फिर मैं कहूँ ग्रीनविच मीन टाइम, आईएसटी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे, ये भी हमने पढ़ लिया। अभी हम कैलकुलेशन बेस्ड इक्वेशन करेंगे, तो आप लोग रुकिएगा इसमें वीडियो में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने पर समय बदल, तिथि बदल जाती है, तिथि डेट चेंज हो जाती है, समय नहीं बदलता। ठीक है, न ही समय बदलता है, ना ही जलवायु बदलती है, ना ही ऋतु बदलती है, डेट बदलती है। ठीक है, तो जैसे इसको देखना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर के पास स्थित है। यह रेखा तिथि परिवर्तन का आधार है। जब कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा पार करता है तो एक कैलेंडर में एक दिन पीछे हो जाता है, पीछे करना पड़ता है। ठीक है, वापस से सेम डे में आना पड़ता है। ठीक है, और जब पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो एक दिन आगे बढ़ाना पड़ता है, यानी कि एक दिन को खाना पड़ता है, उसे आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, यदि शुक्रवार को जापान से कोई व्यक्ति अमेरिका की ओर जाता है आइडियल के पश्चिम में, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये बनाता हूँ, एक मिनट मैं इसको चार्ज लगाता हूँ। लग गया, यहाँ पर मैं बीच में बना देता हूँ इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ITL। एग्जाम्पल देखते हैं, यदि शुक्रवार को जापान, जैसे मान लो यहाँ पर जापान है जो कि आइडियल के पश्चिम में है, यहाँ से कोई व्यक्ति अमेरिका जाता है, मतलब पैसिफिक ओशन को पार करते हुए पूर्व की ओर जाता है, आइडियल के पूर्व की ओर जाता है, तो वहां पहुंचते ही उसे फिर से गुरुवार देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है इस चीज को, यहाँ पर शुक्रवार है और यहाँ पर इसे फिर से क्या देखने को मिलेगा, गुरुवार देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें पता है पश्चिम वाला जो एरिया है वो पीछे चल रहा है। ध्यान रखना, पश्चिम वाला एरिया पीछे चल रहा है, वहां समय पीछे होता है और इधर समय आगे होता है। तो ये वाला जो समय है ये 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री देख लेना, ये 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के इधर वाला जो समय है वो पीछे है और इधर वाला समय जो है वो आगे है, यानी कि इधर से अगर कोई इधर जाएगा तो उसे वापस से, मतलब एक जो कैलेंडर में है उसमें एक दिन और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कैलेंडर को पीछे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो तारीख है 11 तारीख, जैसे मान लो यहाँ 11 तारीख है, देखो इस लाइन को समझना, कैलेंडर एक दिन
पीछे करना पड़ता है। अगर यहाँ पर 11 तारीख है तो और वो इधर से इधर चला जाता है तो 11 तारीख की बजाय इसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 10 तारीख करना पड़ेगा, क्योंकि वो समय पीछे चल रहा है। और जब इस समय से जैसे जैसे आगे की तरफ आएगा तो फिर ये आगे की तरफ इसे ये सुबह देखने को मिलेगी, ठीक है, और एक नया दिन यहाँ पर देखने को मिलेगा रात के 12 बजे बाद। ओके, और वो शुक्रवार देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ इस जोन में तो रहेगा गुरुवार, और जैसे ही इसे पार कर लेगा ये यहाँ पर मिल जाएगा, इसके इस तरफ वाला ये जो पार्ट है पूरा का पूरा यहाँ पर मिलेगा इसे शुक्रवार। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइडियल को इस तरह बनाया गया है कि यह द्वीपों और देशों की सीमाओं को न काटे। इसमें आपको समझ में आ गया होगा, पहले वाले में आपको नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन ये वाला एकदम सही है। इसलिए विश्व के समय और तिथि समन्वय का मूल केंद्र माना जाता है, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग देखिए यहाँ पर, इक्वेटर 0 डिग्री जो लेटीट्यूड है उसे इक्वेटर कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ है। सिंपल सी बात है, तो ये सही है। मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूँ आपके यहाँ पर, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, नॉर्थ पोल जो है वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, दक्षिण पोल 90 डिग्री साउथ है, भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री है, और प्राइम मेरिडियन जो कि कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है। सिंपल सी बात है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ये देखिए 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 डिग्री का डिफरेंस आता है, ये हमने पढ़ लिया। चौबीस टाइम जोन में किसे डिवाइड किया गया, पूरी अर्थ को, और IST GMT से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिकल 66.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये अर्थ है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री। इसके नॉर्थ साइड में आपको मिलेगी 23.5, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। इसके नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगी 66.5, जिसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। इसके साउथ में 0 डिग्री के साउथ में 23.5 डिग्री आपको मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा साउथ। और ये 66.5 डिग्री साउथ जो है वो आपको मिलेगा अंटार्कटिका सर्कल, ठीक है। यहाँ पर देखिए GMT 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। आइडियल 180 है, IST 5.5 घंटे आगे है GMT से, और इक्वेटर है 0 डिग्री लेटीट्यूड, जिसे हम वृहत व्रत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 10 कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए इनको सॉल्व करेंगे हम। यदि ग्रीनविच, ये मैप है, मैप बनाते हुए चलेंगे, ये 0 डिग्री है, जिसे हमने कहा ग्रीनविच। सॉरी मात्रा गलत हो गई, ग्रीनविच इसे हम कह देते हैं, ग्रीनविच, ठीक है। ग्रीनविच पर दोपहर 12 बज रहे हैं, यहाँ पर कितने बज रहे हैं, दोपहर 12 बज रहे हैं, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। ये मान लो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यहाँ पर 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय पूछा गया है। सबसे पहली बात तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। 1 घंटे में कितने देशांतर पार होते हैं, 15। तो आप देखिए कि ये जो 45 दिया हुआ है वो 15 के पहाड़े में आता है कि 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी कि ये 3 घंटे आगे होगा, 3 घंटे आगे होगा, क्योंकि हमें पता है कि पूर्व की तरफ चलने पर समय आगे होता है और पश्चिम की तरफ चलने पर समय कम होता है। तो 12 बजे में 3 जोड़ दो, आगे हमें करना है। तो अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर क्या बजेंगे,
दोपहर बाद के 3 बजेंगे या फिर दोपहर के 3 बजेंगे, 3 PM राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन दे रखा है आप लोगों को, 3 PM कैलकुलेशन हमने कर ली है। एक क्वेश्चन ये है, फिर से मैं मैप बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब मैं नहीं लिखूंगा, अब मैं केवल 0 डिग्री लिखूंगा। 0 डिग्री से आप समझ जाना ग्रीनविच की बात हो रही है। और यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, और वो भी कब के, सुबह के, सुबह के 6 बज रही है, ये भी ध्यान रखना। तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा, जैसे मान लो ये 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, 60 डिग्री वेस्ट, यहाँ पर समय क्या होगा, यानी कि अब हमें पीछे लेके जाना है। हम 6 से 5 की तरफ चलेंगे, 4 की तरफ चलेंगे, मतलब रात की तरफ हम चलेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 15 के पहाड़े में देखिए 60 आ जाएगा, 15 चौके 60, मतलब हमें 4 घंटे कम करना है। 6 में 4 घटाओ, कितना बचा, 5, 4, 3, 2, कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। वह कब का, रात का 2 बज रहा है, 2 AM कहा जाएगा इसे। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए 2 AM हमने कैलकुलेशन कर लिया है, और ये है कैलकुलेशन आप लोगों के सामने। मैं फिर से यहाँ पर बनाता हूँ मैप। आगे थोड़ा सा टफ आएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ये हमने बना दिया 0 डिग्री देशांतर, लंदन वाला। ठीक है, अब हमें लंदन वाला समय पूछा है। देखो यहाँ पर देखिए, भारत 42.5 डिग्री ईस्ट में समय दोपहर 2 बज रहे हैं, तो लंदन जो कि 0 डिग्री में है उसका समय क्या होगा, इसका समय हमें पूछ लिया। अभी तक तो क्या हो रहा था, 0 डिग्री का समय दे रहा था, अब हमें 0 डिग्री का समय पूछ लिया है। तो देखिए भारत का समय दिया हुआ है यहाँ पर 42.5 डिग्री, जो कि भारत में है। यहाँ पर समय कितना है, 2 बज रहे हैं। तो अब हमें यहाँ का समय पूछा है, तो देखिए भाई, ये भारत वाला समय, भारत वाला समय ग्रीनविच समय से आगे है। तो ग्रीनविच को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय को पीछे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 में हम पीछे चलेंगे, कितना घंटा हम पीछे चलेंगे, 5.5 घंटे हम पीछे चलेंगे, क्योंकि भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, तो हमें ग्रीनविच टाइम देखने के लिए 5.5 घंटे पीछे चलना पड़ेगा। तो 2 में 5.5 कम करिए आप लोग, पहले 5 घंटे कम करिए। 2 में 1, 12, 11, 10, 9, ये तो हमने कर दिया। अब आधा घंटा और कम करिए, 8:30, तो यहाँ पर क्या बज रहे होंगे, 8:30 बज रहे होंगे सुबह के, क्योंकि दोपहर से पहले क्या होती है, सुबह ही होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ये मिनट्स में निकाला गया है कि 82.5 × 4, 330 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे। और 5.5 घंटे भारत वाला समय आगे है, तो 2 में से 5.5 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8:30 बजेगा। लंदन का समय ये है। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये फिर से मैं बनाता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक जहाज 30 डिग्री ईस्ट से 90 डिग्री ईस्ट तक पूर्व की ओर यात्रा करता है। यदि यात्रा की शुरुआत का समय 10 AM है, तो यात्रा के अंत तक समय में कितना अंतर होगा। यहाँ पर 0 डिग्री नहीं पूछा गया, पहले फिर भी हम 0 डिग्री यहाँ पर बना लेते हैं। 1 मिनट।
एक मिनट रुकना गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 डिग्री ईस्ट से यहाँ पर ये 30 डिग्री ईस्ट हम बना देते हैं, ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री ईस्ट है। यहाँ से पूर्व की ओर यात्रा करता है 90 डिग्री ईस्ट तक, यहाँ तक आता है। यदि यात्रा की शुरुआत का समय अगर यहाँ पर 10 बज रहे थे तो अंत तक कितना टाइम होगा, तो 30 और 90 के बीच का अंतर होता है 60, और 60 डिग्री का मतलब होता है 15 चौके 60, 4 घंटे का अंतर होगा। तो मतलब 10 बज रहा था सुबह, तो 10 में 4 और जोड़ दो, 11 12 1 2, कितने बजेंगे, 4 घंटे का अंतर होगा। घंटे ही पूछा है यहाँ पर, ठीक है, 2 बज जाएंगे लेकिन 4 घंटे का अंतर है। न्यूयॉर्क, यहाँ पर देखो फिर से मैं मैप बनाता हूँ। ये 0 डिग्री है। न्यूयॉर्क 75 डिग्री वेस्ट, यहाँ पर 75 डिग्री वेस्ट हम बढ़ाते हैं, 75 डिग्री वेस्ट हम बना दिए। में जब समय दोपहर 12 बज रहे होते हैं, यहाँ पर 12 बज रहा होता है, तो भारत में कितना टाइम होगा, तो भारत में यहाँ पर देखो 82.5 डिग्री कितना टाइम होगा। यहाँ समय आगे होगा, समय चलना है, ठीक है। इधर से पहले आपको इधर आना है, फिर आपको इधर आना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर हमें आगे बढ़ना होगा 75, 15 चौका 60, 15 5 75, 5 घंटे हम यहाँ पर आएंगे। तो 12 में 5 ऐड करेंगे तो कितना बजेगा, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 5 बज जाएंगे, और 5 में 5.5 घंटे और ऐड करें, 5 और 5 10, 10 10:30 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, 10:30 हो जाएगा रात के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 12, दोपहर के 12, तो दोपहर के बाद में हमको आगे ही चलना होगा, क्योंकि ये जो समय है उसमें हमें आगे चलना है। तो 10:30 घंटे हो गए टोटल, 5 और 5 10, 10:30 घंटे हो गए, तो 12 में 10:30 जोड़े तो 10:30 बज गए रात के यहाँ पे, ठीक है। यदि किसी देश का मानक मध्याह्न 135 डिग्री ईस्ट है तो जीएमटी कितने घंटे आगे होगा, जीएमटी से कितने घंटे होगा 135, तो देख लेते हैं 135, ठीक है। 1 घंटा का मतलब हो गया 15, तो 15 का पहाड़ा बोले 15 नाम 135, तो 9 घंटे आगे हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो गया
राइट है, ये गलत नहीं है, ये गलत बन गया, गलत का निशान बन गया, 9 घंटे आगे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो गया 9 घंटे। आप लोगों को ये उंगलियों पर हो जाना चाहिए। एक स्थान 15 डिग्री पश्चिम में है और दूसरा 15 डिग्री पूर्व में है, तो दोनों के बीच समय का अंतर क्या होगा? 15 और 15 30, 15 दूनी 30, 2 घंटे का अंतर हो गया यहाँ पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 घंटे का समय अंतर हो जाएगा। यदि ग्रीनविच पर समय रात मंडे 9 बजे है तो 120 डिग्री देशांतर पर समय क्या होगा? तो ग्रीनविच में यहाँ पर मैप बनाता हूँ, ये ग्रीनविच है 0 डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ है 120 डिग्री ईस्ट, यहाँ पर 120 डिग्री ईस्ट। अब की बार ये भी दिया हुआ है मंडे, यहाँ पर सोमवार है, सोमवार का कितना बज रहा है जी? 9 बज रहे हैं। ठीक है, रात के, वो भी ये भी देखना है, तो 9 PM हो रहा है। हर एक चीज़ देखनी है आपको। अब यहाँ पर पूछा है आपको, तो 15 चौक 60, 15 5 75, 15 चौक 90, 15 सत्ते 105, 15 अंटे 120, तो ये 8 घंटे आगे होगा। तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 11 12 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा, मतलब 5 बज जाएंगे यहाँ पर सुबह के, सुबह के 5 बज जाएंगे। अब यहाँ पर सोमवार था और यहाँ पर सुबह के 5 बज गए, तो मतलब नेक्स्ट डे हो जाएगा, क्योंकि रात को सोमवार था, 12 बजे बाद में दिन चेंज हो गया, तो यहाँ पर सुबह के 5 हो गया, मतलब सोमवार से चला गया मंगलवार में, तो मंगलवार के 5 बज जाएंगे। यहाँ पर दे रखा है, ये रहा, मंगलवार के 5 बज जाएंगे, 5 AM ट्यूसडे, मंगलवार सुबह 5 बजे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 5 सुबह अगले दिन के। ठीक है, 9 में 8 जोड़ दिए, 15 चौके 15 अंटे 120। एक मिनट, ये क्या हो गया? 9वां क्वेश्चन, यदि एक स्थान का समय 6 बज रहे हैं सुबह के और वह दूसरे स्थान से 30 डिग्री पश्चिम में है, तो दूसरे स्थान का समय क्या होगा? 2 स्थान है, एक ये रहा और एक ये रहा। एक स्थान का समय 6 बज रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक स्थान का 6 बज रहा है और वह दूसरे स्थान से पश्चिम में है, मतलब इस स्थान से ये स्थान पश्चिम में है, तो यहाँ का समय बज रहा है 6, वो भी AM। तो दूसरे स्थान का समय क्या होगा? तो ये आगे होगा, कितना आगे आगे होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब 1 डिग्री का मतलब 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, तो 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे। तो दूसरे स्थान का समय क्या होगा? 2 घंटे आगे का होगा, 6 7 और 8, 8 सुबह की बज रही है, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए राइट आंसर 8 बज जाएंगे। इस तरह से आपके उंगलियों पर होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। भारत 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट और नेपाल 86 डिग्री ईस्ट के बीच का समय का अंतर कितना है? तो कितने डिग्री का अंतर पड़ रहा है? सिंपल सा 3.5 डिग्री का अंतर पड़ रहा है, तो मतलब 3 डिग्री का मतलब 4 3 12 और आधा डिग्री का मतलब 12 13 14, तो यहाँ पर 14 ऑप्शन में नहीं है, तो लगभग 15 मिनट। ध्यान रखिएगा, भारत और नेपाल के समय का अंतर अगर देखें तो 15 मिनट का हमें समय अंतर देखने को मिलता है। नेपाल भारत से 15 मिनट आगे है। ठीक, तो ये थी आप लोगों की क्लास। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़नी है तो आप लोग मुझे इन नंबर्स पर कांटेक्ट करिए, ये जो नंबर दिए हैं मैंने, फर्स्ट ग्रेड की यहाँ पर हम क्लास चला रहे हैं जियोग्राफी की। ठीक है, डिटेल में आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को देखो PDF दी जाएगी कॉन्सेप्ट्स की, आप लोगों की क्लास ली जाएगी। ठीक है, प्लस MCQs एग्जाम टाइम में सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, और पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, एक बार कांटेक्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।